बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल STG4 में। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने महाजनपद काल और 10 गण राज्यों को पढ़ा समझा। उसके बाद मैंने बताया था कि महाजनपद जो 16 महाजनपद थे उनमें मगध सबसे शक्तिशाली होता है और बाद में मगध साम्राज्य ही राज्य विस्तार करता है और सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता है। दोस्तों, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ ही क्यों नहीं किसी और महाजनपद का उत्कर्ष हुआ? तो इन सवालों को जब हम ढूंढना शुरू करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा कि मगध साम्राज्य का जो भौगोलिक विस्तार था, जो भौगोलिक स्थिति थी, वो बहुत ही सुरक्षा के नजरिए से बहुत ही मजबूत थी, अच्छी थी। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्कर्ष के लिए क्या उत्तरदायी कारण थे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग की सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति जो है मगध की थी। जलोढ़ मृदा होने के कारण यहाँ कृषि जो है बहुत ही ज्यादा विकसित थी, कृषि करना बहुत ही आसान था। इसके अलावा लोहे और तांबे का जो खान था वो इस साम्राज्य के निकट था। लोहे और तांबे के खान निकट होने के कारण औजार और मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण हथियार थे वो बनाना आसान था। आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। पहले जो है राजधानी गिरिब्रज थी, जो राजगिरी बाद में कहलाती है। तो ये भी एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये राजगिरी जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो सुरक्षा के रूप से ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कहीं से भी अगर इसकी राजधानी पर हमला करने का कोई प्रयास कर रहा है तो वो असंभव नजर आता था। दूसरी बाद में राजधानी बनती है पाटलिपुत्रा, जो सोन और गंगा नदी के तट पर उदयन द्वारा बसाया गया। तो ये राजधानी भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये जल दुर्ग, कहते हैं कि पटना जो है, पाटलिपुत्रा जो राजधानी थी मगध साम्राज्य की, वो जल दुर्ग से घिरी हुई थी, यानी कि इसकी सुरक्षा जल कर रहा था, क्योंकि तीन तरफ से जल होने के कारण इस पे किसी भी दूसरे साम्राज्य का हमला करना इतना आसान काम नहीं था। तो इस वजह से दोनों राजधानी जो थी वो भी सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और दूसरी चीज कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत पटना और गया का क्षेत्र मूल रूप से आता है। तो गया के जंगलों में हाथी की प्राप्ति होती गया के जंगलों से, जो कि सैन्य दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी। और सर्वप्रथम हाथी का जो सेना में प्रयोग दिखाई देता है आपको, यही मगध साम्राज्य से दिखाई देता है। इसके अलावा गया के जंगलों से इमारती लकड़ियां जो मिलती थी वो भी मकान बनाने या हथियार बनाने या खेतों के लिए छोटे छोटे औजार कुल्हाड़ी वगैरह में इसका प्रयोग जो होता था। इसके वजह से मगध साम्राज्य जो है एक उत्कृष्ट राज्य के रूप में उभरता है और एक मजबूती के साथ अपने राज्य साम्राज्य का विस्तार भी करता है। दोस्तों, मगध की बात की जाए तो प्रारंभ में राजधानी गिरिब्रज थी, जो कि बाद में राजगिरी कहलाई। भगवान बुद्ध से पूर्व अगर देखा जाए तो इस मगध साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण शासक थे, बृहद्रथ और जरासंध। ध्यान रखेंगे कि दो महत्वपूर्ण शासक मगध के हुआ करते थे, बृहद्रथ और जरासंध। इसके बाद कालांतर में क्या होता है कि राजधानी पाटलिपुत्र भी स्थानांतरित होती है। इसके अलावा मगध के अगर सीमा की बात की जाए, उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और पूर्व में चंपानगर से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक, पूर्व में चंपानगर से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक मगध साम्राज्य का विस्तार था, यानी कि उसकी सीमा की बात कर रहे हैं। अगर मगध राज्य की तत्कालीन मगध राज्य क्या किया बाद में कि तत्कालीन शक्तिशाली जो राज्य थे, कुछ शक्तिशाली राज्य थे जैसे कि कौशल था, वत्स था, अवंती था, इन लोगों को भी अपने में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार क्या हुआ कि मगध का विस्तार अखंड उत्तर भारत में दिखाई देने लगता है और एक मजबूत
साम्राज्य के रूप में उभरता है। अब मगध की बात की जाए तो मगध के कुछ प्रमुख वंश है जो कि दिखाई देते हैं, महत्वपूर्ण वंश है। तो मगध में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण वंश जो दिखाई देता है वो है हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश जो है, इसके पहले भी शासक हुए थे, आप लोगों ने देखा बृहद्रथ और जरासंध जैसे शासक हुए थे, लेकिन उसके बाद एक क्रमबद्ध तरीके से वंश परंपरा की जो शुरुआत हुई उसमें हर्यक वंश प्रथम था मगध साम्राज्य के अंतर्गत। और इस हर्यक वंश का शासनकाल जो था वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शासक होते हैं हर्यक वंश के अंतर्गत, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। दोस्तों संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक की बात की जाए तो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। राजधानी थी हर्यक वंश का गिरिब्रज या राजगिरी। प्रमुख शासक की बात की जाए तो प्रथम शासक था बिंबिसार, जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था, यानी कि लगभग 52 वर्ष तक शासन किया था बिंबिसार। इसे बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में शासक बना और लगभग 52 वर्ष तक शासन किया। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा गया है। ध्यान रखेंगे, ये पूछता है उपनाम। बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक था। इसके शासन काल में जो है, बिंबिसार के शासन काल में मगध जो है विशिष्ट स्थान प्राप्त किया और एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा। बिंबिसार जो है मगध का विस्तार जो है वो वैवाहिक संबंध बनाकर भी किया था। जैसे देखेंगे कि बिंबिसार की प्रथम पत्नी थी महाकोशला देवी। ये कोशल राज की पुत्री थी और कोशल नरेश जो प्रसेनजीत थे उनकी बहन थी। और दहेज में बिंबिसार को काशी प्रांत प्राप्त हुआ था, जहां से एक महत्वपूर्ण लगभग देखा जाए तो 1 लाख की आमदनी आती थी काशी प्रांत से। दूसरी पत्नी थी, नाम था चेलना, और ये लिच्छवी राजकुमारी थी। दूसरी पत्नी जो थी लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिससे कि अजातशत्रु का जन्म हुआ। आप जानते हैं कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु के माता का नाम चेलना था। तो दूसरी पत्नी जो लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, उन्हीं से अजातशत्रु का जन्म हुआ है। और वैशाली वाला भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है इसको दहेज के रूप में बिंबिसार को प्राप्त होता है। इसके अलावा तीसरी पत्नी जो थी नाम था क्षेमा, ये पंजाब की मद्र कुल की राजकुमारी थी। ध्यान रखेंगे, तीसरी पत्नी क्षेमा जो है पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। और उत्तर के तरफ यानी कि पंजाब के तरफ भी मगध साम्राज्य का विस्तार होता है इस कारण। इसके अलावा बिंबिसार जो है अंग महाजनपद आप सुने हैं, अंग राज्य का नाम सुने हैं, अंग राज्य को जीतकर बिंबिसार अजातशत्रु को वहां का शासक बनाता है। इसके अलावा बात की जाए बिंबिसार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को, तो बिंबिसार जो है अवंती के शासक चंडप्रघोत से बाद में मित्रता करता है। शुरुआत में दुश्मनी थी दोनों के बीच, बाद में मित्रता करता है। और इस मित्रता के बाद जो बिंबिसार का राजकीय वैद्य था, नाम था जीवक, उसको भेजता है ये चंडप्रघोत का इलाज करने के लिए। चंडप्रघोत को पीलिया हो गया था। तो ध्यान रखेंगे कि किस बीमारी के लिए, तो पीलिया के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। कहाँ? अवंती के शासक चंडप्रघोत के इलाज के लिए। उसके बाद क्या होता है कि 492 ईसा पूर्व में जो है बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता और स्वयं शासक बन जाता है। इस वजह से अजातशत्रु को पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला भी कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे, पितृहंता अजातशत्रु को कहा गया है। अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व है। प्रारंभ में अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध करता है, युद्ध में जीतता है, वहां प्रसेनजीत हार जाते हैं। प्रसेनजीत की पराजय होती है, बाद में दोनों के बीच समझौता हो जाता है और प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा का जो विवाह है वो कर देता है अजातशत्रु से। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य देखा जाए तो जैसे बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था, वैसे ही अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था और माना जाता है अजातशत्रु जैन मतानुयायी था, जैन मत को मानने वाला था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म को भी
मानने लगता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अजातशत्रु लिच्छवियों से युद्ध करता है और अपने कूटनीतिक मित्र, अजातशत्रु जो है अपने कूटनीतिक मित्र नाम था वस्सकार। अजातशत्रु का एक कूटनीतिक मित्र था जिसका नाम वस्सकार था, उसकी सहायता से वो विजय प्राप्त करता है लिच्छवियों के ऊपर और पहली बार इस युद्ध में रथ मुसल और महाशिलाकंटक जैसे दो महत्वपूर्ण औजार का इस्तेमाल करता है अजातशत्रु। इस युद्ध में लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध होता है और इस युद्ध में पहली बार रथ मुसल और महाशिलाकंटक जैसे विनाशकारी औजार का इस्तेमाल पहली बार करता है। इसके बाद अजातशत्रु बाद में काशी और कौशल, काशी, कौशल, वैशाली, इन सभी राज्यों को क्या करता है, मगध में मिला लेता है। 32 वर्ष तक शासन करता है कौन, अजातशत्रु। 52 वर्ष तक शासन किए बिंबिसार, 32 वर्ष तक शासन करता है अजातशत्रु। और जैसे इसने अपने पिता की हत्या की थी, ठीक इसका पुत्र उदयन जो है इसकी हत्या करके 460 ईसा पूर्व में स्वयं शासक बन जाता है। अब बात करते हैं उदयन की। उदयन जो है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासक रहता है और उदयन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उदयन जो है सोन और गंगा नदी के तट पर कुसुमपुरा नामक एक क्षेत्र का निर्माण करता है और पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाता है। इसके अलावा अगर हरेक वंश में देखा जाए तो हरेक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक को माना जाता है, यानी हरेक वंश का अंतिम शासक है नागदशक। नागदशक कौन है, तो वो उदयन का पुत्र था और नागदशक का जो है एक अमात्य था, नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग क्या करता है, नागदशक की हत्या कर देता है 412 ईसा पूर्व में और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो ये था हर्यक वंश। अब आइए देखते हैं शिशुनाग वंश। अब देखते हैं शिशुनाग वंश। दोस्तों शिशुनाग वंश का समय काल जो है वो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व है और शिशुनाग वंश का संस्थापक स्वयं शिशुनाग था। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा था। प्रमुख शासक की बात की जाए तो शिशुनाग वंश में दो महत्वपूर्ण शासक हैं, एक है शिशुनाग, दूसरा है कालासुर। शिशुनाग का जो है शासन काल का समय 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व है। शिशुनाग ने अवंती और वत्स जैसे राज्यों को मिलाकर साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा शिशुनाग ने अपनी राजधानी बदलकर वैशाली को अपना राजधानी बनाया, यानी कि राजधानी को बदला किसने, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां बनाई, वैशाली बनाई। शिशुनाग के शासन काल के समय में ही मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग जो है सम्मिलित हो गया मगध साम्राज्य के अंतर्गत, किसके, शिशुनाग के शासन काल में। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात जो है शिशुनाग का पुत्र कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक बना। कालाशोक का शासन काल का समय 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व माना जाता है। कालाशोक का उपनाम पुराण और दिव्यावदान के अनुसार, पुराण और दिव्यावदान के अनुसार कालाशोक का दूसरा नाम मिलता है काकवर्ण, यानी कि काकवर्ण जो है कालाशोक का ही दूसरा नाम है। इसने क्या किया, कालाशोक ने क्या किया कि वैशाली से हटाकर राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाता है और कालाशोक के शासन काल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति वैशाली में होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ की बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति बिंबिसार के शासन काल में पाटलिपुत्रा में हुई थी। दोस्तों कालाशोक की मृत्यु को लेकर दो मत दिखाई देता है। एक मत है जो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में बताया गया है कि राजधानी पाटलिपुत्रा में कालाशोक घूम रहा था और घूमते समय एक महापदम नाम का व्यक्ति उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके बाद उसने उस महापदम नंद नाम के व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की। लेकिन एक मत है महाबोधि वंश का मत। महाबोधि वंश के अनुसार माना जाता है कि कालाशोक की मृत्यु के पश्चात लगभग
22 वर्षों तक जो कालाशोक के 10 पुत्र थे उन्होंने शासन किया। तो दोनों मत ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है नंदवंश, महापद्म नंद द्वारा स्थापित नंदवंश की बारी आते हैं। नंदवंश का शासन काल जो समय काल था नंदवंश का वो था 344 से 324-23 ईसा पूर्व लगभग। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि कालाशोक का समय काल 366 ईसा पूर्व तक बताया गया, 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। और नंदवंश का जो शासन काल शुरू होता है, नंदवंश का जो समय काल है वो 344 से शुरू होता है, यानी कि यहाँ भी 22 वर्षों का गैप देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी मत माना जा सकता है। नंदवंश की बात करते हैं तो नंदवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। महापद्म नंद को पुराणों में शूद्र बताया गया है। महापद्म नंद को पुराणों में शूद्र बताया गया है। महापद्म नंद ने सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की थी। ये सर्व क्षत्रांतक का मतलब था क्षत्रियों का नाश करने वाला। और दूसरी एक उपाधि थी भार्गव। भार्गव कहा गया है, यानी कि दूसरे परशुराम के रूप में माना गया है कि इसको महापद्म नंद को, इसलिए उसे भार्गव भी कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि सर्व क्षत्रांतक और भार्गव की उपाधि नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद ने धारण की थी। इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी किया, कर राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई और इसने एकराट की उपाधि धारण की या एक छत्र की उपाधि धारण की। एकराट का अर्थ होता है कि चारों दिशाओं पर शासन करने वाला, सभी दिशाओं पर शासन करने वाला, इसलिए इसे एकराट या एक छत्र की उपाधि धारण की थी महापद्म नंद ने। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे और 8 पुत्र ने हो सकता है कि शासन किया हो, लेकिन इस नंदवंश में अंतिम शासक है घनानंद। 2 ही महत्वपूर्ण शासक है, एक है महापद्म नंद, दूसरा घनानंद। देखेंगे 8 पुत्रों में घनानंद जो है अंतिम शासक होता है। घनानंद का समय काल जो है वो निर्धारित नहीं है, अभी भी विवाद में है, क्योंकि महापद्म नंद के बाद कौन शासक हुआ नहीं हुआ इसका कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हालांकि ये जानकारी है कि नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। दोस्तों ये घनानंद जो था सिकंदर का समकालीन था। आप जानते हैं कि 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र पर सिकंदर द्वारा आक्रमण किया जाता है। सिकंदर को यूनानी और ग्रीक जो लेखक थे वो लोग अग्रमीज बताए हैं सिकंदर को। दोस्तों घनानंद क्या था, ये बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही एक ऐसे शासक के रूप में था जो कि जनता के हितों से इसका कोई मतलब नहीं था। जनता इससे खुश नहीं थी। इसने क्या किया था, बहुत ही ज्यादा कर आरोपित कर दिया था जनता के ऊपर से, जिसके कारण जनता नाखुश थी। इस विवाद को लेकर तक्षशिला के आचार्य जो हैं वो घनानंद के दरबार में आते हैं और घनानंद द्वारा तक्षशिला के जो आचार्य थे चाणक्य, उसका अपमान किया जाता है। यानी कि दरबार में चाणक्य का अपमान होता है। बाद में क्या होता है कि 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या करता है और शासन पर कब्जा करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। दोस्तों ये मगध का उत्कर्ष था। मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका रही हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को आपने देखा। इसके बाद हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य वंश की जानकारी हम लेंगे, उससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुछ महत्वपूर्ण जो धर्म थे, अन्य धर्म थे, उनको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे मौर्य वंश से इसको जारी रखेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं कि आपको पूरी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को समझने में मैंने सहयोग किया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।